एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज जैसे आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं जीआरएफ को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर बात करते रहता हूं। और मेरा मेजर फोकस पॉलिटिकल साइंस को लेकर रहता है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस स्ट्रीम से आता हूं और मैंने भी पॉलिटिकल साइंस में जीआरएफ निकाला हूं। लेकिन आज मैं इकोनॉमिक्स में जीआरएफ कैसे निकाला जाए उस पर बात करूँगा। और उस पर बात करने के लिए मेरे दोस्त हैं और उनका स्ट्रेटजी क्या रहा है उस पर बात करेंगे कि उन्होंने क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल किया था, उनका क्या स्ट्रेटजी रहा था और इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में जीआरएफ निकाला था। तो उसी पर बात करने के लिए साथ मेरे दोस्त अभिषेक हैं। और अभिषेक, आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद हम लोग आपका जो स्ट्रेटजी रहा है जीआरएफ को लेकर उस पर बात करेंगे। मेरा नाम अभिषेक है और मैंने 2022 में बीए इकोनॉमिक्स से बीएचयू से पास आउट हूँ। और फिर मैंने एमए के लिए यहाँ डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ में एडमिशन लिया था। उसके बाद मैंने उसी समय फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने इकोनॉमिक्स का जो है जेआरएफ यूजीसी नेट दिया, जो फरवरी 2023 में हुआ था। तो उसमें जो है मेरा लगभग 197 या 200 के क्वेश्चन लगभग सही थे। तो ओवरऑल 65 और 70% के बीच में था। तो उस समय मेरा जेआरएफ हुआ था। तो अभिषेक, हम आते हैं कि जैसे कोई भी हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, खासकर एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो सबसे जो खासकर जो फर्स्ट बार अटेम्प्ट देने जाते हैं जीआरएफ या कोई भी एग्ज़ाम, तो उनका जो फंडामेंटल क्वेश्चन होता है, सबसे प्राइमरी क्वेश्चन होता है कि एग्ज़ाम की स्टार्ट कैसे किया जाए, जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनाया जाए, उसका जो ओरिजिन पॉइंट कहाँ होना चाहिए आपके हिसाब से। आपने कैसे शुरुआत किया जीआरएफ की तैयारी? जीआरएफ की तैयारी का कोई शुरुआत तो मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैंने जो है ग्रेजुएशन के अपने लास्ट ईयर में मैंने जो है एंट्रेंस के लिए बेसिकली तैयारी करना शुरू किया। तो उसमें 2 साल तो मैंने इकोनॉमिक्स को एज आ सब्जेक्ट पढ़ता रहा। लेकिन लास्ट ईयर में क्या है कि जो इकोनॉमिक्स में हम लोग थ्योरीज वगैरह पढ़ते थे, तो वो लोग काफ़ी कॉन्सेप्चुअली हम चीज़ों को डाइजेस्ट करते थे और पेपर्स में जो है लिखते थे सिंपली। लेकिन जेआरएफ का था कि इसमें जो है एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, तो इसके लिए कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी चाहिए। और सेम उसी कंडीशन में एंट्रेंस का था। तो एंट्रेंस के लिए मैंने उसी तरीके से तैयारी करना चाहा कि थोड़ा एनालिटिकल थोड़ा डेवलप किया जाए। तो उसके लिए मैंने शुरुआत से ही तैयारी करना, एंट्रेंस के लिए तैयारी करना शुरू किया। और तैयारी करने के बाद जब एंट्रेंस का वो हो गया, एडमिशन वगैरह लेने के बाद, फिर मैंने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे, उसके बाद जाके एग्ज़ाम में मैं। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि आपका जो स्ट्रेटजी था और ओरिजिन पॉइंट था, आपने मास्टर्स के लिए जेएनयू में तैयारी किया था और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी किया था, वो कहीं ना कहीं आपको जीआरएफ में भी काफ़ी हेल्प किया। और आपने जब जीआरएफ के लिए गया, आप जब जीआरएफ की एग्जाम देने के लिए गए, उसके पहले आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा था कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, मैं आपसे अभिषेक, आपका जो एमए का एंट्रेंस एग्जाम था जेएनयू, उसका फोकस मैं नहीं करूँगा। जीआरएफ को लेकर आपने क्या सोर्सेज इस्तेमाल किया था, प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल रहा था? जैसे अभिषेक पता है कि जैसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर आपके गाइड के रूप में काम करता है कि कैसे आपको एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स का आप ब्रीफली जो सिलेबस मेन सिलेबस है उसको थोड़ा सा आप तो जैसे और सब लगभग सब्जेक्ट्स में है, 10 यूनिट मोस्टली इसमें भी है। तो इसमें माइक्रो हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, इकोट्रिक्स हो गया, उसमें स्टैटिक्स भी आ जाती है। और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स और मनी एंड बैंकिंग और डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी से रिलेटेड, वो बेसिकली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ही कवर हो जाता है मोस्टली। तो ओवरऑल 5 से 7 किताबें ही हैं मोस्टली, 10 यूनिट है लेकिन 5 से 7 किताबों में ही ये कवर हो जाती हैं मोस्टली। तो इसके लिए मतलब कुछ बुक्स हैं और कुछ, अगर आप जैसे कि कोई भी अगर तैयारी कर रहा है, तो चाहे जो बुक पढ़ रहा हो, तो अगर वो कॉन्सेप्चुअली पढ़े तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल जाता है, क्योंकि एट द एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही सारी चीज़ें देखनी है। बस आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह अपने जो ग्रेजुएशन की किताबें हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ भी जो भी है, तो उन्हीं से ही चीज़ें डेवलप करना है। ओके, तो सबसे पहले तो जैसे आपने सिलेबस काफ़ी अच्छे से बताया, तो मैं अभिषेक चाहूँगा कि जो भी मेन सेक्शन है जिस पर फोकस करना चाहिए और जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सेक्शन को लेकर जो आपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किया था या जो भी मटेरियल्स इस्तेमाल किया था, यूट्यूब चैनल या किताबें, उसको थोड़ा सा आप बताइए। अब मैंने जो है ग्रेजुएशन में मोस्टली अपनी किताबें ही इस्तेमाल की थी। तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने वही जो क्लासिकल एक बुक आती है बैरियन की, तो उसमें 37 चैप्टर्स मोस्टली हैं। तो उसमें 30 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हमें थोरोली पढ़ना है। तो उसको मैं मतलब आप 2-3 एक बार में तो समझ नहीं पाएंगे, पूरा समझ सकते हैं लेकिन फिर भूल जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको एक गुड अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको 2-3 बार या 4 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार उसको रिवीजन करना होगा। क्योंकि एट द एंड की माइक्रो इकोनॉमिक्स में वहाँ क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव नहीं आएंगे, उनको आपको जो है टिक करना होगा। तो इसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेहतर होनी चाहिए कि वहाँ पर देखते ही क्वेश्चन को आप कर सकें। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हाल एंड बैरियन के इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा सही बुक है और वो सस्ती भी है, मिल भी जाती है। और इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने जो है कई सारी बुक्स रेफ़र की थी मोस्टली, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट भी था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली, लेकिन जो हम मेन स्ट्रीम की बुक्स होती हैं उसी को ही हम रेफ़र करते हैं। जिसमें जो है ओलिवर की जो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके सारे चैप्टर्स जैसे कि शॉर्ट रन से शुरू करके और सब एट द एंड इंटरनेशनल ट्रेड तक आते हैं वो उस बुक में। तो उन बुक्स में जो मतलब एक कंटिन्यूटी बनी है, पूरा एक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें हो जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। और मैं अभी हाल ही में एक बुक आई थी एलेक्स थॉमस की, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, तो वो थोड़ा आपको
आपको एक इंट्रो देगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। और मोस्टली बुक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो मोस्टली यूएस में या यूके में लिखी गई हैं, तो उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह डॉलर्स में ही रहते हैं और सब चीज़ें वही की रहती हैं। लेकिन ये एलेक्स थॉमस वाली जो बुक है, तो ओलिवर की बुक तो अच्छी है ही आपके जो है यूजीसी के लिए। लेकिन मैं चाहूँगा अगर आप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में रियली इंटरेस्टेड हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के एन इंट्रोडक्शन जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है, तो एलेक्स थॉमस की बुक है, तो उसमें आप इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ सकेंगे। मैकिन्सियन से लेके जो है अब तक की जो पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी को लेके, और जो सारी डेवलप थ्योरीज नई नई रिसेंट आ रही हैं, तो वो सब सारी चीज़ें उस बुक में है। बेसिक एक इंट्रोडक्शन है और काफ़ी ज़्यादा दूसरी लैंग्वेज में भी है, तो उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। उसके बाद आप ओलिवर में जा सकते हैं। ओलिवर के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी शानदार बुक है। उसमें ओलिवर में सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप भले ना करें, लेकिन क्वेश्चंस को एक बार रीड करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा हाँ कुछ चीज़ें मैंने क्या लीव किया है, क्या मुझे दोबारा रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी शानदार बुक ये भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। तो मैं इन दोनों बुक को मैं अपना कोर मान के चलता था। और तीसरी मैं एक बुक पढ़ा था आहूजा की, जो कि काफ़ी ठीक बुक है, क्योंकि ये मोस्टली यूजीसी के लिए ही शायद बनाई गई है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस जो आहूजा जो भी सारे चैप्टर्स हैं वो मोस्टली यूजीसी की सिलेबस से ही मैच करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये दोनों बुक्स जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी मेरे लिए और मैं शॉर्ट ट्रिक या जल्दी में कुछ करना चाहता हूँ, तो आहूजा को आप रेफर कर सकते हैं। मेरे कई सारे दोस्त जो है जिनका यूजीसी इकोनॉमिक्स हुआ था पहले अटेम्प्ट में उनका भी, तो उन्होंने आहूजा को रेफर किया और काफ़ी ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए मैं मोस्टली मैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही काफ़ी चीज़ें डेवलप कर लिया था। जैसे बीओपी का जो ISLM बीओपी मॉडल हो जाता है, तो उसमें कई सारी चीज़ें लिंक हो जाती हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। लेकिन मैंने बीए फाइनल ईयर में BHU में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल मेरा था, तो उसमें ऑप्शंस रहते हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। तो वहाँ पर HG मन्नूर की एक किताब थी, लाइब्रेरी में पढ़ी थी, मैंने रैंडम उठाई थी उसे। तो काफ़ी ठीक ठाक है कि इंट्रो के लिए किसी के लिए कि जो है कैसे फ्री ट्रेड से लेके तुम्हारा ये वर्ल्ड बैंक और IMF की फॉर्मेशन तक, और उसमें मंडल वगैरह ये सब सारे मॉडल्स वगैरह आ जाते हैं उसमें। तो ये बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, मैं चैप्टर्स बता देता हूँ कि पार्ट 1 तो आपको मन्नूर का कंप्लीट करना है, पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 10, 12, 13, 14 एंड 15। और अगर आपको जैसे कि इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो भी पूछे जाते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO, ये सब चीज़ें आप सिंपली विकीपीडिया कर सकते हैं, या करंट में अगर आप थोड़ा न्यूज़ वगैरह देखते रहें तो उसमें करंट ट्रेंड्स पता चल जाते हैं कि हाँ क्या चीज़ें क्या कैसे हैं, क्या वर्क कर रही हैं करंट ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में। और अगला पार्ट है जो कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ठीक ठाक पोर्सन इसका यूजीसी इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। तो इसमें भी बुक तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, बीच बीच में जो है डायग्राम्स वगैरह बनाए गए हैं और कुछ जो है केस स्टडीज़ भी दी गई हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को आपको और आगे रखना है या कुछ ऐसे सीरियस हैं, तो इस बुक को आप कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको केवल यूजीसी इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ना है तो इसमें आप बेसिक थ्योरीज़ जैसे लेविस मॉडल हो गया और जो है टोडेरो वगैरह का मॉडल और ये रिंग वगैरह थ्योरी, ये सब थ्योरी जो हैं उसमें बेसिक लीनियर वाइज थ्योरी सारी दे दी गई हैं, तो उसको आप दे सकते हैं। और सबसे सही कि पार्ट 1 डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो टोडेरो और स्मिथ की बुक है, इसका पार्ट 1 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप सीखने को मिलेगा डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आप जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने अभी पढ़ा है और जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें आप रिलेट कर सकेंगे इसको, और इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकेंगे कि आखिर ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ज़रूरी क्यों है। और ये पूरा इंडियन इकोनॉमी का जो पूरा एक फ्रेमवर्क है, जैसे कि हर सारी ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज़ हो गई और सारी इकोनॉमीज़ हो गई, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और कई सारी थ्योरीज दी गई हैं डेवलप करने के लिए किसी कंट्रीज़ को। और इसमें इसका भी क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट आखिर है क्या, तो इसमें इससे रिलेटेड जितनी भी सारी थ्योरीज हैं, लिविस से लेके करंट कंटेम्प्रेरी नुस्खे वगैरह तक, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आप पॉवर्टी वगैरह को लेके जो भी नई नई थ्योरीज डेवलप की जा रही हैं और पुरानी जो क्लासिकल थ्योरीज़ हैं, गिनी इंडेक्स, ये सब लेके ये सब चीज़ें इसमें बहुत शानदार तरीके से कवर किया गया है। तो ये बुक जो है आप रेफ़र कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इको ट्रिक्स के क्वेश्चन अब इस समय जो है ठीक ठाक मात्रा में आ रहे हैं, तो इको ट्रिक्स के लिए मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं इको ट्रिक्स के लिए मैं वही ज़्यादा तो मैंने इसके लिए पढ़ाई नहीं की थी इको ट्रिक्स के लिए, लेकिन मैंने इसको भी अपने ग्रेजुएशन में ऑप्शन लिया था, तो उसमें जो है मेरे टीचर काफ़ी शानदार पढ़ाते थे उस समय इको ट्रिक्स। तो लेकिन एट द एंड मैं लास्ट में जब तैयारी कर रहा था अपने एंट्रेंस के लिए, तो उस समय मैंने बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स की किताब, दामोदर वाली किताब, दामोदर गुजराती की किताब है, काफ़ी शानदार किताब है इको ट्रिक्स के लिए। और हो सकता है कई लोगों को डेंस लगे क्योंकि ये जो है थोड़ा मैथमेटिकल भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा डेंस नहीं है। इसमें थ्योरेटिकली चीज़ों को एग्जामिन भी किए हैं, तो आप थ्योरेटिकली चीज़ों को समझ सकते हैं, जैसे रेग्रेशन वगैरह हो गया, कोरिलेशन हो गया, और OLS में जो भी सारे एजम्पशंस हैं 6-7, तो उन सब एजम्पशंस के सेपरेट चैप्टर्स हैं, तो उन चैप्टर्स को आप पढ़ के एजम्पशन समझ सकते हैं। और मैं मोस्टली मानता हूँ कि आप अगर OLS पे ही फोकस्ड रहें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके इको ट्रिक्स के सॉल्व हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि उस समय मैंने IIT मद्रास का एक कोई प्लेलिस्ट है पूरा
इको ट्रिक्स को लेके। तो उस प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ में टेस्ट वगैरह दे दिए हैं कि कैसे टेस्ट वगैरह होते हैं। मोस्टली सोशल साइंटिस्ट उसको यूज़ करते हैं उस वीडियो को, क्योंकि इको ट्रिक्स ऐसा है कि उसको जो है ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है, और सारी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं उनमें यूज़ होता है। और सबसे अच्छी बात है इको ट्रिक्स आप पढ़ेंगे तो उसके जो शुरुआती कुछ चैप्टर्स हैं वो आपको पार्ट 1 में भी मदद करेंगे, जैसे मेथोडोलॉजी वाला पार्ट, क्योंकि इको ट्रिक्स एक समझो मेथड ही है जो हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। तो इको ट्रिक्स के लिए ये दामोदर वाली किताब काफ़ी सही किताब है, इसको मैं जो है रेफ़र कर सकता हूँ। और सबसे एंड में आती है इंडियन इकोनॉमी, तो और पब्लिक फाइनेंस वगैरह होगी। तो पब्लिक फाइनेंस के लिए मैं मानता हूँ कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिए हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ लिए हैं, तो इन सब चीज़ों में ओवरऑल कवर ही हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है पब्लिक इकोनॉमिक्स में दिक्कत है तो भाटिया वाली किताब है, वो मिल जाती है, सस्ती भी किताब है, ऑनलाइन मिल जाएगी, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पिकली चीज़ों को एग्जामिन किए हैं, तो बहुत ही कुछ कंटेंट ऐसा मिलता नहीं है कि पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए आपको देखने की ज़रूरत है। और जो भी अगर चीज़ें मान लो मिस हो जाती हैं तो आप जो है अरिहंत की जो यूजीसी की जो एक बुक आती है उसके सेपरेट इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए, तो उसमें हाँ, तो उसमें जो है हेल्प बुक टाइप की है, तो उसमें क्वेश्चन पेपर्स तो एंड में दिए रहते हैं, शुरुआत में कुछ चैप्टर्स के समरी टाइप का दिया रहता है। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स वहाँ से देख सकते हो, मतलब बेसिक है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और इंडियन इकोनॉमी के लिए तो मैं मतलब इंडियन इकोनॉमी तो उस समय ग्रेजुएशन मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन बाद में उस समय मैंने एडमिशन भी यहाँ ले लिया था, तो उसमें डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ में, तो यहाँ पर जो है हम लोगों का एक 2 यूनिट जो था, 2 पेपर ही था, तो एक इनफॉर्मल सेक्टर एंड इंट्रोडक्शन और एक पेपर और कुछ था डेवलपमेंट से रिलेटेड ही था वो। तो उसमें जो है मोस्टली मैंने इनफॉर्मल सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का पूरा पोर्शन वहाँ से देखा, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखी। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिए आप जो है न्यूज़पेपर या विकीपीडिया या कहीं से भी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें मोस्टली जो है करंट ट्रेंड्स ही पूछते हैं, या कोई एंशिएंट ऐसी पुरानी चीज़ें या जो है लॉज वगैरह, कमीशन वगैरह, ये सब चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं इसको देख के। इंडियन इकोनॉमी कई कोई नोट्स वगैरह मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, मेरे पास नोट्स था, तो उससे आप रेफर कर सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का। वैसे लेकिन ये इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा जो है डायनेमिक टाइप का है, तो ये बदलता रहता है, कोई ऐसा ट्रेंड मिलता नहीं है कि हाँ कि किस बुक से क्या हो जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी का हो गया ये। जो भी रिसोर्स आपने इस्तेमाल किया था तो उसका आपने बताया कि किस सेक्शन में किस बुक को इस्तेमाल किया जाए, यूट्यूब चैनल भी आपने बताया। जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दिक्कत क्या होता है, कभी 10 यूनिट्स जो आपके हैं उस 10 यूनिट्स में किताबें काफ़ी हो जाती हैं, तो काफ़ी लास्ट में रिवीजन कैसे किया जाए उसका, तो आपने नोट्स को लेकर आपका क्या स्ट्रेटजी था और अपने रिवीजन कैसे किया था, उस पर थोड़ा कुछ बताइए। नोट्स तो मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि जो है अगर आप बार बार जब आपको लगे कि मैं भूल रहा हूँ तो फिर से आप रिवाइज़ कर लीजिए उन चैप्टर्स को, उन चीज़ों को देख लीजिए ना, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि नोट्स वगैरह बनाने से दिक्कत भी आती है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इतना ज़्यादा ये सिलेबस तो बड़ा है, लेकिन इतना खास सिलेबस है नहीं कि इसमें कुछ जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स है, इसमें मोस्टली जो है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, तो उसमें सब चीज़ें कैजुअल पे ही चलती हैं, कैजुअलिटी पे, तो आप जो है सारी चीज़ें लिंक कर लेंगे, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, बहुत ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो अचानक से आ जाएँ इसमें। तो नोट्स वगैरह अलग से नोट्स कोई नहीं बनाया, जो किताब थी उसी को बार बार कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो उसको जाकर देख लो। और मैं दूसरा एक चीज़ जानना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर पेपर या जो PYQs है खासकर नेट JRF के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका इस्तेमाल आपने कैसे किया था? तो उसका वही मैं बता रहा हूँ, अरिहंत की उस समय मैं एंट्रेंस के लिए काफ़ी डरा हुआ था, तो मैं भी सोचता था कि बुक से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, और जो है लेकिन फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करने लगा एंट्रेंस के लिए, तो उसमें मुझे थोड़ा डाउट लगने लगा कि हाँ चीज़ें हो नहीं रही, क्योंकि जो है बेसिक सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। बिल्कुल किताब पढ़ोगे अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी MCQs में प्रॉब्लम्स ही होती हैं, मतलब कुछ पता नहीं है, बहुत ही पढ़े हो गलत हो जाते हैं। उसमें मुझे लगता है जो भी है MCQs का तो सिस्टम ऐसा ही है कि मतलब हो सकता है सही भी हो जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए, क्योंकि इनका जो इसका कोई रिलेशन नहीं है कि तुम कितना पढ़े हो, क्योंकि MCQs एट द एंड प्रैक्टिस पे ही है बेस्ड है। तो फिर मैं उस समय सोचा कि प्रैक्टिस के लिए क्या किया जाए, तो मैंने जो है कुछ जो है UGC की जो बुक थी तो उसके सारे जो भी क्वेश्चंस थे, तो हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरी तो एक मतलब सारी बुक्स वगैरह तो पढ़ रखी थी, फिर जब वो बचा तो मैं वही सोचा कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करते हैं, तो मैंने अरिहंत वाली वो सारे जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, कुछ अरिहंत ने खुद के दिए थे, मोस्टली उसमें आंसर तो गलत भी हैं, लेकिन मॉडल पेपर हाँ मॉडल पेपर हाँ, तो उसके काफ़ी ज़्यादा एरर्स हैं उसमें। तो लेकिन अगर जो एरर्स हैं अगर आप उसको फाइंडिंग करने लगे ना तो काफ़ी चीज़ें नहीं मिलती हैं। हो सकता है कि जो आंसर गलत हो लगे आपको सही है, तो आप जो है इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं या बुक को फिर से रेफर कर सकते हैं, तो कई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैंने वो जो है इंड में तैयारी की थी, और 2-4 साल के प्रीवियस ईयर के जब JRF का लगा कि हाँ मुझे देना है, तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन जो है फिर भी मैं सोचा कि दे ही लेता हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्म के लिए पैसा लगाया था। तो इसके लिए मैं जो है फिर 2-3 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे मैं उसको कर रहा था। तो उसमें मोस्टली जो है 100 क्वेश्चन तो तुम्हारी इकोनॉमिक्स से रहते थे, तो उन 100 क्वेश्चन में अगर आप जैसे कि 60-70 ऐसे कर रहे हैं तो समझो कि समझो कि हाँ कुछ जो है चांसेस कि वहाँ पहुँच रहे हैं करीब। बाकी अगर जो भी इधर कवर नहीं हो रहा तो आप पेपर 1 में कवर कर सकते हैं। और हाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर पेपर 2 में आप मैक्सिमाइज़ कुछ करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि हो नहीं पा रहा है, तो आप अगर आपको लग रहा हो कि आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं और
कुछ क्वेश्चंस हो नहीं पा रहे हैं किसी एरिया में, तो आप स्पेशली अगर शॉर्ट टर्म में, तो मैं कहूँगा कि आप बेसिकली इको ट्रिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दीजिए, क्योंकि इको ट्रिक्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिडंडेंट रहते हैं, मतलब थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दे देंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उसमें आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं पेपर 2 में। इधर पेपर 1 का तो मुझे कोई खास आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा पेपर 2 पे ही मेरा पूरा फोकस था। तो बस अब हम लोग आशा करते हैं, खासकर जो इकोनॉमिक्स में जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और अभिषेक ने जितने अच्छे से रिसोर्सेज बताए और इन्होंने अपना स्ट्रेटजी बताया और इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया था, तो आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी इकोनॉमिक्स के दोस्त इसको देख रहे हैं, अपने इकोनॉमिक्स के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, कि उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उनको भी पता चले कि हाँ, इकोनॉमिक्स में भी जेआरएफ निकाला जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच अभिषेक, आपने अपना टाइम दिया।